नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। बात करेंगे आज हम कच्चे तेल की, जहां पर लगातार दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले 2 हफ्तों में लगातार हमने गिरावट आते हुए देखी है और आज इस वक्त की अगर बात करें तो दाम 3% तक गिर गए हैं। ब्रेंट $73 है तो WTI अब 69 के नीचे कारोबार कर रहा है। कितनी गिरावट यहां से देखने को मिल सकती है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एंजल वन के प्रथमेश माल्या, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की AVP वंदना भारती। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। कच्चे तेल पर पहले चार्ट लेकर आएंगे जहां पर लगातार मुनाफा वसूली देखने को मिली है। पिछले 2 हफ्तों में लगातार यहां पर गिरावट रही है और अगर पिछले 15 दिन की ही बात की जाए तो हमने यहां पर करीब 78 का हाई बनता हुआ देखा था और वहां से भाव गिरकर अब 73 के आसपास काम कर रहे हैं, यानी कि $5 की गिरावट के साथ कारोबार है। प्रथमेश, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस और जिस तरह से माना जा रहा है कि यहां से और गिरावट शायद आएगी? यूएस में प्रोडक्शन नंबर्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, हमने इन्वेंट्रीज बढ़ते हुए देखी हैं, ना सिर्फ कच्चे तेल की बल्कि कच्चे तेल के प्रोडक्ट्स की भी। गैसोलीन, हीटिंग ऑयल, नेचुरल गैस, सभी में इन्वेंट्रीज यहां पर बढ़ी हैं और उसका सीधा असर यहां पर प्राइसेस में है। कैसे देखते हैं आप ये करंट लेवल्स? गुड इवनिंग मनीषा। क्लियरली ऑयल प्राइसेस में वोलेटिलिटी जो है वो ग्लोबल मार्केट्स में एक अनसर्टेनिटी वाला सिचुएशन क्रिएट कर रही है। स्पेशली प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज बढ़ने के बाद एक अगेन बेरिश सेंटिमेंट क्रिएट हो गया है इस काउंटर में। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट $5 की गिरावट के बाद यहाँ पे और रूम है $3 गिरने का ब्रेंट में और अगेन सिमिलरली WTI में भी। इंडियन मार्केट्स में करीब और यहाँ से 150 से 200 रुपीज तक गिरने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव में सेल साइड का स्ट्रैटेजी रहेगा। मेरे ख्याल से आपको ऑयल में बेचकर ही काम करना चाहिए। ऑलरेडी 3% डाउन है यहाँ पर आज, तो 5750 पे बेचने की सलाह रहेगी। 590 का स्टॉप रहेगा, 5900 और नीचे में अराउंड 5500 के टारगेट है। वंदना, आप कैसे देखती हैं? आपको भी लगता है कि यहाँ से $2-3 और नीचे गिर सकता है? जी मनीषा, देखा जाए तो अक्टूबर 22 के बाद 4 कट्स हो चुके हैं और यहाँ पे कोई सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ नजर नहीं आया है। ओपेक के कट का एक स्टेबिलिटी आती है, फिर वो यहाँ से एक डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो मेजर यहाँ पे मार्केट का ध्यान है वो मैक्रोस पे है। मैक्रो नंबर्स यहाँ पे अच्छे यहाँ पे नहीं है, तो मेरे ख्याल से डाउनफॉल अभी यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में $64 मुझे लग रहा है कि एक मेजर सपोर्ट है इस कमोडिटी के लिए, उसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। और अगर MCX की बात करूं, मुझे लग रहा है कि ये नंबर यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है 5400 के करीब, तो 5400 पे मुझे लग रहा है कि मेजर सपोर्ट है। इमीडिएट मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते हो सकता है कि हम 5500 तक के लेवल्स को आता हुआ देखें, लेकिन शॉर्ट टर्म सपोर्ट यहाँ पे 5400 के करीब है। तो थोड़ा सा जब तक ड्राइविंग सीजन या हरिकेन सीजन कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स नहीं होते हैं तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ रहेंगे, क्योंकि आरामको भी एशियन कंट्रीज में अपनी सप्लाईज को काफी बढ़ा रहा है। तो जहां डिमांड है वहां सप्लाई काफी स्मूथ करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो रशिया हो या सऊदी अरेबिया हो। तो मेरे ख्याल से ये जो डाउनफॉल है ये थोड़ा सा बना रह सकता है अभी। ऑलराइट, यानी कि प्रेशर दबाव में रह सकता है। आज आप देख सकते हैं 2.5% की गिरावट है और अगर हम आपको स्लाइटली लॉन्गर टर्म चार्ट्स भी दिखाएं तो वहां पर भी गिरावट ही देखने को मिलती है। फिर चाहे वो 1 महीने का चार्ट है या 12 महीने में, ऑफकोर्स 40% की गिरावट सामने आपके दर्ज हो रही है। यहाँ पे 6 महीने का चार्ट लेके आए तो वहां पर भी नेगेटिव के साथ कारोबार है, करीबन 1.5%, 2% की गिरावट वहां पर है। 1 महीने का चार्ट है तो नियर टर्म, लॉन्गर टर्म सभी चार्ट्स यहाँ पर कच्चे तेल को इन द नेगेटिव दिखाते हैं। प्रथमेश, और स्थिति बहुत सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि चाइना की डिमांड अभी भी कमजोर है और इवन एज सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो 1 मिलियन बैरल्स पर डे का कट यहां पर जुलाई में करेंगे, लेकिन रशिया का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने UAE का प्रोडक्शन यहां पर बढ़ते हुए देखा है और जिस तरह की अब रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान अपनी फर्स्ट शिपमेंट डिस्काउंटेड रशियन क्रूड अब यहां पर लेना शुरू कर रहा है। तो क्लियरली यहां पर जो मार्केट है रशिया के लिए वो अभी भी लगातार बढ़ती हुई। क्लियरली रशिया के जितने भी डिमांड साइड यूरोप से थे वो कटने के बाद एशियन कंज्यूमर्स, स्पेसिफिकली इंडिया, चाइना, पाकिस्तान अभी नया कंज्यूमर है। तो क्लियरली एशियन कंट्रीज से डिमांड जो है कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है और ऑयल मार्केट्स में हालांकि एक बैलेंस बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई और डिमांड। ओवरऑल आप देखेंगे सप्लाई साइड काफी हावी है इन कंपैरिजन टू डिमांड और स्पेसिफिकली चाइनीज डिमांड भी यहाँ पे वीक होने के कारण मेरे ख्याल से ऑयल काउंटर में कोई पॉजिटिवनेस दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको $60 WTI का एक बेस बनते हुए दिखने को मिल सकता है। वंदना, आप कैसे देखती हैं ओवरऑल प्रोडक्शन, क्योंकि यूएस की प्रोडक्शन में यहाँ पर और इजाफा है। EIA की रिपोर्ट के हिसाब से 12.8 मिलियन बैरल्स पर डे भी हम यहाँ पर इस साल, अगले साल में आता हुआ देखेंगे। इतनी प्रोडक्शन वहां से ओपेक मेंबर्स की तरफ से प्रोडक्शन, चाइना की डिमांड नहीं है, ये स्थिति आप कैसे देखती हैं? जी मनीषा, ये 2-3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ओपेक यहाँ पे जो ओपेक प्लस है वो यहाँ पे कट कर रहे हैं। अगर यूएस को देखा जाए वो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं
ओवरऑल जो ग्लोबल पीएमआई है वो 50 से नीचे आने की उसमें है और चाइना का पीएमआई 48 के करीब है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे नंबर सही नहीं है और इस बीच में यूएस क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ना अपने आप में एक दबाव की स्थिति बना रहा है। और जो ऑयल एम्बार्गो है ये इस बार इतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना हिस्टोरिकली ये होता था। रशिया बड़ा मार्केट है, बड़ी कंट्री है, पॉलिटिकल कमोडिटी है और उसे एक न्यू मार्केट मिला है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल में हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा सप्लाई साइड डेफिसिट आता हुआ नहीं दिखा है डिस्पाइट वॉर सिचुएशन। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मेजर ध्यान रहेगा वो यहाँ पे समर डिमांड, जो पीक समर डिमांड है वो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट दे सकता है क्रूड ऑयल को, या फिर विंटर डिमांड 23 में दे सकता है। तो दो मेजर एक सीजनैलिटी ही है जो यहाँ पे थोड़ा रिलीफ देगी इस काउंटर को। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि एक डाउन साइड जो है वो दिखता रहेगा। रियल एस्टेट चाइना जो है वो अभी भी काफी पेन में है और वहां पे कोई भी रिलैक्सेशन या कोई रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से जब तक चाइना से स्टिमुलस नहीं आता है, सीजनैलिटी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करती है, प्राइसेस थोड़ा सा नीचे डाउन साइड में ही रहेगा क्रूड ऑयल का। प्रेशर यहाँ पर कच्चे तेल में बरकरार रह सकता है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना इस हफ्ते का है, वो है यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स जो कि कल आएंगे और उसके बाद ऑफ कोर्स हम यहाँ पर यूएस की फेड मीटिंग, ईसीबी की मीटिंग, बैंक ऑफ जापान की मीटिंग ऑन फ्राइडे, यानी कल से जो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा मीटिंग्स का, तो वो पूरे हफ्ते यहाँ पर चलता रहेगा। प्रथमेश, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर एक ग्लोबल सेंट्रल मीटिंग से? आई थिंक क्लियरली सेंट्रल बैंक्स ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को काफी अच्छी तरीके से यूज किया है, बट कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से और ये इंटरेस्ट रेट हाइक्स है वो आगे बढ़ेंगे डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन सिनेरियो कैसा है हर पर्टिकुलर कंट्री में। स्पेसिफिकली यूएस का 5% तक, उनका जो टारगेट है 2% तक, तो ये जो आने के नेक्स्ट 1 ईयर तक लगता है। तो जब तक ये हो नहीं जाता तब तक मेरे ख्याल से सेंट्रल बैंक रुक नहीं पाएंगे, बट इफ्स एंड बट्स रहेंगे बिकॉज इन्फ्लेशन एक सिंगुलर पॉइंट ऑफ डेटा है। उसके अलावा सेंट्रल बैंक्स के पास और भी टूल्स है जहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो अपनी पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं। बट क्लियरली अगेन बैंक ऑफ जापान की तरफ से ऐसे कुछ खास अनसर्टेनिटी या अनसर्टेन इवेंट ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल ऑल्दो इवेंट पैक्ट दिखते हैं, बट मेरे ख्याल से ऐसे कुछ सरप्राइज सिचुएशन क्रिएट करने वाली कोई बात नहीं। वंदना, आपका क्या व्यू है, क्या सेंस है कि अगर हम कुछ यहाँ पर सेंट्रल बैंक की तरफ से आता हुआ देखते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा या फिर चाइना का स्टिमुलस जिसका बाजार अब क्लियरली 2 महीने से इंतजार कर रहा है? मुझे लग रहा है कि फेड यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं होगा। 8% से 2% इन्फ्लेशन लाना बहुत टफ टास्क है, ये फेड को भी पता है। तो 5% इंटरेस्ट रेट हाइक के बाद भी 5% इन्फ्लेशन यहाँ पे डाउन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्हें 3-3.5% पे सेटिस्फाई होना पड़ेगा इन्फ्लेशन के मामले में। दूसरी चीज ये है कि चाइना ने सबसे पहले कट किया। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट स्टेप जो फेड का होगा वो पॉज का होगा। यहाँ पे अगर पॉज होता है तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पे बनेगा। बैंक ऑफ जापान और ईसीबी से मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे पॉज ही रखेंगे अब इंटरेस्ट रेट हाइक, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी अगर एक और यहाँ पे हाइक होता है तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा यहाँ पे हाइक का सिचुएशन बन नहीं रहा है। और डॉलर इंडेक्स की मैं बात करना चाहूंगी, वो मुझे लग रहा है कि 105-106 तक के जाने के यहाँ पे चांसेस हैं। ये कमोडिटी के लिए एक नेगेटिव प्रेशर जो है वो बना के रखेगा। तो 5400, 6400 ये सारी सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करते हुए मुझे लग रहा है कि चार्ट ऑलरेडी यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है कि एक करेक्शन, एक डाउन साइड यहाँ पे बनेगा। इवेंट रिस्क निश्चित तौर पे सेंट्रल बैंक्स की तरफ से है। एक पॉज अगर देते हैं तो मुझे लग रहा है कि कुछ हाल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर 25 बेसिस पॉइंट का हाइक नेक्स्ट मीटिंग में अगर वो इंडिकेट करते हैं तो मेरे ख्याल से प्रेशर फिर से बनता हुआ दिख सकता है क्रूड ऑयल में। तो डिपेंड करता है कि फेड यहाँ पे पॉज रखता है या नेक्स्ट मीटिंग का एक हॉकिश स्टेटमेंट दे के छोड़ देता है मार्केट में। ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स प्राइसेस यहाँ से और गिर सकते हैं और सारे फंडामेंटल्स भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं कि किसका कितना असर आप प्राइसेस में यहाँ पर आता हुआ देख पाएंगे। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे बाकी कमोडिटीज की, बनाएंगे आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। चांदी की करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी एक मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है। सेम हाल यहाँ पर मेटल्स का भी है। प्रथमेश, अगर कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर इस सेक्टर में बनानी हो तो वो कहाँ है? प्रथमेश, अगर टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ बनानी हो मेटल्स में तो वो कहाँ है? मेटल्स में मेरे ख्याल से कॉपर में सेल करने की सलाह होगी। जून वायदा 724 पर 732 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट अराउंड 712 के लिए रहेंगे। ऑलराइट, तो वो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर कॉपर में आती हुई, जहाँ पर मुनाफा वसूली हमने अच्छी खासी आते हुए देखी है। और आज के अगर सत्र की बात की जाए तो और गिरावट की एक्सपेक्टेशन वहां से है।
मॉनसून, एल निन्यो, सोइंग फिगर्स आने जाने वाली हैं। वंदना, काफ़ी कुछ इस स्पेस में अब देखने को मिलेगा आने वाले 3-4 महीने में। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो एग्रो में आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहाँ है? जी मनीषा, रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं यहाँ पे और काफी एग्री कमोडिटीज में एक्शन आने शुरू हुए हैं। इसमें मुझे लग रहा है कि जीरा भी एक कमोडिटी है, यहाँ पे एक अपसाइड मूव फिर से देखने को मिला। एक बार बात हो रही थी कि हो सकता है कि हम 40,000 के लेवल्स को टूटता हुआ यहाँ पे देखें, लेकिन फिर से बाइंग रिटर्न आई है और 47,400 पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बन रही है। 48,000 का यहाँ पे टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 47,100 का। लेकिन इसी काउंटर में दूसरी कमोडिटी टर्मरिक है, उससे मुझे लग रहा है कि फर्दर एक करेक्शन जो है वो यहाँ पे ड्यू है। तो 75-40 के लेवल पे यहाँ पे मैं एक सेल रिकमेंड करूंगी स्ट्रैटेजी। यहाँ पे जो टारगेट होगा वो 74.10 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा के चल सकते हैं 75-60 के करीब का। और इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 7400 से लेके 7350 वहां तक प्राइसेस नीचे की तरफ जाके एक सपोर्ट ले। ऑलराइट, तो मसालों में कॉन्ट्रा कॉल्स यहाँ पर आती हुई, हल्दी में बिकवाली है, लेकिन जीरे में अभी भी खरीदारी देखने को मिल सकती है। आज भी हमने करीबन 2.5% की तेजी के साथ जीरे में कारोबार होता हुआ देखा है। वंदना, बहुत बड़ा मूव यहाँ पर गुआर में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है और जिस तरह की मुनाफा वसूली है, क्लियरली बारिश अच्छी खासी है राजस्थान में, उसका असर है। मांग इन एनी केस बहुत नहीं रही और जिस तरह से मुनाफा वसूली या फुल ऑन गिरावट हम कच्चे तेल में आता हुआ देख रहे हैं, उसका भी कुछ ना कुछ असर। अब तो करीबन 5% की गिरावट गम में। जी मनीषा, देखा जाए तो यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस भी यहाँ पे डाउनसाइड में है। एक तो ये चीज है, रिग काउंट मैंने ध्यान दिया कि रिग काउंट यहाँ पे जो काउंट्स है वो यहाँ पे कम होने लगे हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट है। यहाँ पे एक्सपोर्ट नंबर्स बहुत ज्यादा इंकरेजिंग यहाँ पे है नहीं और डेरिवेटिव डिमांड यहाँ पे ठीक ठाक है, चूरी और कोमा का बहुत इनकरेजिंग यहाँ पे नहीं है। तो जब तक इसके डेरिवेटिव्स की डिमांड नहीं आती है, जब तक गम का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कोई ग्राउंड बन रहा है अपसाइड का। ग्वारकम मैं यहाँ पे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात करना चाहूंगी। 10,000 के लेवल्स जो है वो यहाँ पे बहुत साइकोलॉजिकल लेवल था, वो यहाँ पे टूट चुका है। नीचे की तरफ मुझे 9700 लग रहा है। ग्वारसीड में मुझे लग रहा है कि जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम 5,000 तक के लेवल्स आता हुआ देख सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से भी अगर हम सेल करते हैं तो 5,000 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस करीब यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे बनेगा 5220 के करीब का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, एक्चुअली अगर इस साल की यहाँ पर अब तक बात की जाए तो ज्यादा महीने यहाँ पर नेगेटिव में देखने को मिले हैं देन इन पॉजिटिव, जहां तक गुआर सीड और गम की बात की जाए। अगर हम पिछले 2-3 महीनों का भी यहाँ पर चार्ट देखें तो लगातार मुनाफा वसूली ही यहाँ पर देखने को मिली है। पिछला 1 महीना, पिछले 3 महीने जब से वो गुआर की फसल बाजार में आ चुकी है, उसके बाद से यहाँ पर बहुत ज्यादा होल्डिंग देखने को नहीं मिली है और मुनाफा वसूली लगातार है। मांग यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं रही, उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिला। 3 महीने में 11% की गिरावट अब तक हम गुआर सीड में यहाँ पर दर्ज कर चुके हैं। 180 रुपए की गिरावट के साथ फिलहाल आज कारोबार है और अगर हम यहाँ पर 12 महीने का ग्राफ लेकर आए तो यहाँ पर भी गिरावट है। ओके, वो गुआर गम का ग्राफ है जहां पर 17% की गिरावट देखने को मिली है। तो क्लियरली पिछले 3 महीने में यहाँ पर डबल डिजिट परसेंटेज डिक्लाइन ऑलरेडी गुआर सीड गुआर गम में है और यहाँ से और भी गिरावट की एक्सपेक्टेशन। वंदना, कैस्टर का भी ग्राफ आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर भी इवन एज फंडामेंटल्स बीच में कुछ पॉजिटिव होते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के साथ कारोबार था। 12 महीने में 22% की गिरावट कैस्टर सीड में है, 6 महीने में भी यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड्स। चाइना का मार्केट जब तक यहाँ पे ओपन नहीं होता है कैस्टर के लिए एक यहाँ पे स्लगिश मूवमेंट बना रहेगा। 7500 की ये कमोडिटी नीचे की तरफ अब यहाँ पे ट्रेड हो रही है। मुझे लग रहा है कि जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा यहाँ पे रिबाउंड देखने को मिल सकता है। 5730 यहाँ पे एक मुझे लग रहा है कि छोटी सी बाइंग आ सकती है। 5730 के करीब यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंड करूंगी। बहुत लंबा टारगेट ना होकर यहाँ पे 5850 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5740 का और मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे एक ग्रेजुअल बाइंग देखने को यहाँ से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे 6200 के करीब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की कमोडिटी फेस कर सकती है। तो टेक्निकल एक बाउंस मुझे लग रहा है, फंडामेंटली मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये कमोडिटी अभी भी नहीं लग रही है। ऑलराइट, जी हाँ, आज 1% की तेजी है जरूर, लेकिन निचले स्तरों पर एक अपॉर्चुनिटी बाइंग जरूर यहाँ पर हमने कैस्टर में आते हुए देखी है, लेकिन कोई बहुत बड़ी लॉन्ग पोजीशंस या ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया हो वैसा सिनारियो यहाँ पर बनता हुआ नहीं नजर आया है। लेकिन ध्यान एक तरफ सोने चांदी पर डालेंगे क्योंकि ये हफ्ता सोने चांदी के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रथमेश, कैसे देखते हैं आप गोल्ड प्राइसेस जो अब एक दायरे में ही स्टक है, 1930 नीचे में, 1980 ऊपर में, ये रेंज टूटती हुई नजर आती है आपको इस वीक के सिनेरियो में, इस वीक के इवेंट्स की वजह से?
आई थिंक क्लियरली ऐसे कोई अनसर्टेनिटी या फिर आउट ऑफ द ब्लू इवेंट यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन तो है नहीं। तो गोल्ड में मेरे ख्याल से 6200 ऊपर में कैप रहेगा और नीचे में 59500। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकली 60,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा रहा है। मेरे ख्याल से यहीं पे सेल करने की सलाह रहेगी। 60,200 का स्टॉप रहेगा और नीचे में अराउंड 59,700 के टारगेट रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर भी दायरे में, ऊपर वाला जो रेंज है 75,000, नीचे वाला 70,000, ये ऑलमोस्ट 73,500 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे सेल करने की सलाह रहेगी 73,800 पर। स्टॉप लॉस 74,900 का रहेगा। टारगेट नीचे 72,200 के लिए रहेगा। प्रथमेश, अगर हम एक्चुअल में कोई रेट हाइक इस हफ्ते नहीं देखते और फेड कहता है कि 1 या 2 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक्स अभी बाकी हैं, तो सोना कैसे रिएक्ट करेगा? आई थिंक अगर इंटरेस्ट रेट्स नहीं होते, अगर वो नहीं बढ़ाते, तो अगेन एक आपको प्रीमियम क्रिएट होगा स्पेसिफिकली गोल्ड और सिल्वर में। और वो जो रिस्क प्रीमियम क्रिएट होगा अराउंड $30 से $40 का होगा, जो स्पेसिफिक रेंज में ही है। और रेंज को ब्रेक करने के लिए ये पर्टिकुलर इवेंट जो है वो सक्षम नहीं है। ऑलराइट। और कॉपर की तो आपने बात यहाँ पर की प्रथमेश, लेकिन जिस तरह की मुनाफा वसूली लगातार हमने फिर लौटते हुए देखी है जिंक और एल्यूमिनियम में, यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे आप, या आपको लगता है अपटिक्स पे बिकवाली करना अभी भी एक राय है? आई थिंक क्लियरली बेस मेटल्स एक सेलिंग जोन में ही रहा है। इनफैक्ट अगर पॉजिटिव मूवमेंट आता भी यहाँ पे, तो ऊपर से बिकवाली हावी हो रही है। मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम का जो नीचे वाला भाव रहेगा 200 का, ऊपर वाला भाव 210 का, तो हर उछाल पे स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम जो है बेचने की सलाह रहेगी। ओके, यानी कोई खरीदारी की कॉल यहाँ पर फिलहाल मेटल्स में आती हुई नजर नहीं आती है। ब्रेक से पहले वंदना, एक फाइनल कॉल आपसे भी लेना चाहेंगे। मेटल्स में अगर आप एक अपॉर्चुनिटी देखें ट्रेड की? बेस मेटल में मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर यहाँ पे जिंक पे आ सकता है। तो जिंक ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे हम लोगों ने काफी स्ट्रॉन्ग फॉल आता हुआ देखा है। एक करेक्शन और ड्यू है जून कॉन्ट्रैक्ट में 213 के करीब। यहाँ पे मैं सेलिंग रिकमेंड करूंगी। नीचे की तरफ मुझे लग रहा है प्राइसेस 208 के करीब जा सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा 215 रुपए 50 पैसे का। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करीब 5 रुपए तक का जो फॉल है वो ड्यू है जिंक में। ऑलराइट, यानी कि मुनाफा वसूली मेटल्स में जारी रह सकती है। रेंज सोने चांदी में बनी रहेगी। ऑफ कोर्स आपको दोनों साइड की रेंज यहाँ पर ट्रेड करने को जरूर मिलेगी, लेकिन जैसे कहा गया ये हफ्ता काफी इवेंटफुल है। नजर रखें, कॉशियस रहें और अपने स्टॉप लॉसेस जरूर लगाएं। लेकिन इसी के साथ प्रथमेश, वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आवाज समाचार।